हाय फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 9 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 9 चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 5 अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, WTO इन शॉर्ट। तो पहले जो पार्ट हमने देखे, दो तीन चार पार्ट, उसमें हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक के बारे में, IMF के बारे में। अभी इस पार्ट में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और उसके काम कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि WTO, द इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम, had been undermined by the World War One, the Great Depression and the World War Two। मतलब कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कोई इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि जो इंटरनेशनल व्यापार हो रहा है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको कंट्रोल कर सके। ये जरूरत महसूस हुई जब पहला जागतिक युद्ध हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन आया था, और उसके साथ साथ जो दूसरा जागतिक युद्ध हुआ था। तो इन सारी सिचुएशन के बाद हमें ये जरूरत महसूस हुई कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो क्या कर सके, इंटरनेशनल ट्रेड को यहाँ पे मॉनिटर कर सके। एक्चुअली फ्रेंड्स ना, जो पहला जागतिक महायुद्ध हुआ था ना, तो उसके बाद क्या हुआ था, जो जो कंट्रीज है, जो अलग अलग देश है हमारे विश्व में, पूरी धरती पे, तो वो क्या कर रहे थे ना, वो जो उनकी खुद के कंट्री में जो वहां पे इंडस्ट्रीज लग रही है, जो वहां पे कंपनीज है जो प्रोडक्शन कर रही है, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो तो वो क्या करती थी, जब भी किसी दूसरे देश से सामान मंगाती थी, इंपोर्ट कराती थी, तो उनपे ज्यादा से ज्यादा तरीफ यहाँ पे लगाती थी। तरीफ क्या होता है? तरीफ यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटीज होती है। जो जब भी हम किसी दूसरे देश से चीजें इंपोर्ट कराते हैं, तो जब वो हमारे देश में एंट्री करते हैं, तब वहां पे हम उनपे इंपोर्ट ड्यूटीज वहां पे लगाते हैं, यानी कि टैक्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ ना, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हर एक कंट्री ने लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके जो घरेलू बिजनेस है, जो घरेलू उनकी कंपनीज है, वो चली रहे, वो बंद ना हो। अगर हम किसी दूसरे देश से यहाँ पे दूसरे देश से यहाँ पे चीजें मंगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, तो हमारी घरेलू जो कंपनी है, जो लोकल कंपनी है, वो बंद होने की कगार पे आ जाएगी। तो इस डर से उन्होंने क्या किया कि चीजों पे ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, वो कम कम ओपन है ना, जो खुलना चाहिए था, जो लोगों के लिए वहां पे फ्रीली ओपन होना चाहिए था, वो क्या होगा, वहां पे कम हो गया रिस्ट्रिक्शन की वजह से। उसके साथ साथ ग्रेट डिप्रेशन, हमें पता है कि यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन में क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, जहाँ पे क्या होता है, लोगों की नौकरियां चली जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एक सेकंड, लोगों की नौकरियां यहाँ पे चली जाती है, लोगों की इनकम यहाँ पे कम हो जाते हैं। तो इन सारी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज ने अपने डोमेस्टिक जॉब को बचाना चाहती थी, अपने बिजनेसेस को यहाँ पे बचाना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाना शुरू कर दिया। तब जाके ये चीज महसूस हुई कि हर कोई अपने अपने हिसाब से यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बना रहा है ना। इंडिया चाहती है कि इंडिया का बिजनेस बढ़े, इसलिए वो अपने मन से रूल्स लगाएगी। US चाहते हैं कि वो अपने अपनी बिजनेसेस को बढ़ावा दे, इसलिए वो अपने मन से रूल्स लगाएगी। कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो कि इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, जो कि ट्रेड, जो इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ कितना इंपोर्ट करना है, कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, ये जो इंपोर्ट टैरिफ है, ये जो टैक्सेस है, वो किस तरीके से यहाँ पे टैक्सेस को लगाना है, कितना इंपोर्ट ड्यूटीज लगाना है, ये सारी चीजें कोई एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से पूरी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम जो है वो डैमेज हो चुका था। ठीक है, डैमेज हो चुका था, बहुत अनसर्टेनिटी थी। तो और इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्री से बहुत ज्यादा देखने को मिला। मतलब जो गरीब देश है वो गरीब होते जा रहे थे, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे थे। तो इसके लिए यहाँ पे WTO की स्थापना करने की बात की गई थी। तो WTO क्या है ना, ये सिंपल सी वर्ड में ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हम सबको पता है वो क्या करती है कि जितने भी उसके मेंबर कंट्रीज है जो कि ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं गुड्स में, गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, तो यहाँ पे जितने भी वो व्यापार कर रहे हैं, वो जो व्यापार है वो स्मूथली हो सके, फेयरली हो सके, किसी के भी साथ भेदभाव ना हो, इसको कंसिडर करती हुए ये रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। ठीक है, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने बताया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता दीजिए फ्रेंड्स, में और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में इसे बताने की कोशिश करूंगी, है ना। तो हमने देखा कि WTO को क्यों बनाया गया, क्योंकि जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको कम करना था हमें, जैसे कि हाई इंपोर्ट टैक्सेस थे, तो जो फ्री और फेयर ट्रेड को हमें एनकरेज करना था। जो ट्रेड डिसएग्रीमेंट था, है ना, ट्रेड डिसएग्रीमेंट मतलब कोई एक देश बोलेगा कि इसने सामान हमें बोला था, मान लीजिए इंडिया ने US से सामान मंगाया है, तो इंडिया बोलेगा कि इसने बोला था कि हम A1 क्वालिटी का सामान देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने डैमेज प्रोडक्ट्स हमें भेजे हैं। तब इंडिया कहाँ पे कंप्लेन करेगा, वहां पे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन थी ही नहीं। तो ऐसे अगर डिस्प्यूट आपके बीच हो जाते हैं, तो
इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी। तो इन सारी बातों को कंसिडर करके फिर डब्ल्यूटीओ की स्थापना यहाँ पे की गई। आगे बोल रहे, आगे मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगी आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में, जैसे जैसे रिलेवेंट चीजें आ जाएगी वैसे वैसे हम लोग इसे और ज्यादा डिटेल में समझते चलेंगे। टू डिस्कस द मैटर टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है। द जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वाज साइंड बाय 23 नेशंस ऑन October 30, 1947 इन जिनेवा। तो बात के कह रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, डब्ल्यूटीओ की हमें हमारी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी, ठीक है। 1995 में हमारे डब्ल्यूटीओ आया था, लेकिन तब तक ये जो इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम है, ये जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे पर जो ये टैक्सेस लगा रहे हैं, उसको रेगुलेट करती थी द जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये जो गेट हमारी एक अग्रीमेंट था, उसके तहत ये रूल्स रेगुलेशन जो बनते थे वो कंट्रोल करती थी इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम को। ये कब बनी थी? ये साइन की थी जो 23 नेशन ने मिलकर इसको साइन किया था 1947 में जिनीवा में, ठीक है। फिर उसको साइन किया था, मतलब ऐसा नहीं होता है, साइन करना एक अलग बात है और उसकी स्थापना करना अलग बात है। साइन मतलब तब सब लोग जो कंट्रीज है वो एक साथ मिली होंगी, उन्होंने बातचीत की होगी कि किस तरीके से करना है, कौन डायरेक्टर होगा, कौन एमडी होगा, ये सारी बातें उन्होंने तब डिसाइड की होगी कि मीटिंग होगी तो कौन कौन आएगा, कितने कितने दिनों बाद आएगा, ये सारी बातें वहां पे डिसाइड हुई। और जो स्थापना हुई तो वो कब हुई? 1948 में। जो गेट है वहां पे जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, कंफ्यूज नहीं होना है, पहला वर्ड टैरिफ है और फिर ट्रेड है, ठीक। तो इसकी स्थापना फिर 1948 में हुई। तो हमारा इंडिया जो है वो, इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द गेट। तो इंडिया हमारा गेट का फाउंडिंग मेंबर है। फ्रॉम 1948 टू 1994 द गेट सेट द रूल्स फॉर मच ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रेसिडेड ओवर द पीरियड्स ऑफ रैपिड डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। कह रहे हैं कि 1994 तक जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाने का, उसको कंट्रोल करने का काम करती थी हमारी GATT। तो 8 rounds of from 1948 to 1994, 8 rounds of GATT were completed and on January 1st 1995 the WTO was formed। तो 1948 से लेके 1994 तक कितने गैट राउंड्स मतलब क्या कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सारे मिलके एक दूसरे, फिर उन्होंने जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में वहां पे बातचीत की, रूल्स रेगुलेशंस में अगर बदलाव लाने की जरूरत है तो उसमें कुछ बदलाव लाए। ऐसे कितने बार वो मिले? 8 राउंड्स मतलब 8 बार, ठीक है। 1948 से लेकर 1994 तक 8 बार वो लोग मिले। 8 बार उन्होंने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से पूरा रिव्यू किया कि सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर 1995 में फिर WTO की स्थापना की गई। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सिंस द वर्ल्ड वॉर 2। तो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 जो दूसरा जागतिक महायुद्ध हुआ था, तो उसके बाद जब WTO की स्थापना हुई तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म यानी बदलाव, एक अच्छा बदलाव हुआ जो हमारा जागतिक व्यापार है, जो जागतिक व्यापार सिस्टम है उसमें, ठीक है। इट ऑल्सो ब्रॉट बैक टू द लाइफ इन एन अपग्रेडेड वर्जन द फेल्ड अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1948। तो बोल रहे हैं कि जब जब से WTO आया है तब से हमारा जो हमारा वर्जन है वो अपग्रेड हो गया है, जो लाइफ का मतलब हमारी जो मतलब ये इसका ये जो हम लोग सिस्टम बना रहे हैं, ये गैट हो या WTO हो, इसका इवेंचुअली मतलब लास्ट टाइम पे लास्ट इफेक्ट किस पे होता है? हम जैसे जो पब्लिक है हर किसी देश के, उस पर इफेक्ट होता है। अगर ये सिस्टम स्ट्रांग होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, लाइफ स्टैंडर्ड यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है, अपग्रेड हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि ये फेल्ड अटेम्प्ट था जो GATT हमने बनाया था। हम तभी हमें WTO बनाना चाहते थे लेकिन तब नहीं बना पाए। तो ये क्या हो, ये हमारा फेल्ड अटेम्प्ट हुआ 1948 में, ठीक है। फिर आगे बोल रहे हैं WTO वाज कंसीव्ड ड्यूरिंग द 8 GATT साइकिल। तो बोल रहे हैं कि जितने भी 8 बार वो लोग मिले थे, 8 बार, उसमें से आठवीं बार जब वो लोग मिले तब उन्होंने बात की कि हमें गैट को छोड़ के अब क्या करना चाहिए, WTO को यहाँ पे स्थापन करना चाहिए। तो वो बातचीत कब शुरू हुई? यूरुग्वे में शुरू हुई और खत्म कब कहाँ पे हुई? जिनेवा में हुई। पॉपुलरली कॉल्ड एज द यूरुग्वे राउंड, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स की WTO की स्थापना किस राउंड में की गई थी? तो 8वें राउंड में की गई थी। और कहाँ पे की गई थी, ठीक है, कहाँ पे? यूरुग्वे से शुरू हुई थी और जिनेवा में। मतलब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमें बनाना है, इंटरनेशनल लेवल पे बनाना है, तो एक दिन में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सभी देश मिलके होंगे, उन्होंने जो करंट सिचुएशन है उस पर स्टडी किया होगा, रिसर्च किया होगा, आने वाले 50-20 सालों में कैसी सिचुएशन होगी उस पर कुछ रिसर्च किया होगा, तब जाके यहाँ पे WTO की स्थापना की गई। तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो यहाँ उन्होंने शुरू कब की थी चर्चा?
यूरुग्वे में की थी, और फाइनल जब उन्होंने एमओयू या जो भी साइन किया होगा वो कहाँ पे किया, जिनेवा में किया था। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो राउंड है यूरुग्वे टू जिनेवा राउंड, इसे पॉपुलरली क्या बोलते हैं? इसे पॉपुलरली यूरुग्वे बोलते हैं या जिनेवा, एक सेकेंड, यूरुग्वे बोलते हैं या जिनेवा बोलते हैं? तो नहीं, आपको लिखना है इसको पॉपुलरली यूरुग्वे ही बोलते हैं। ठीक है, essentially the WTO is a forum where member countries governments try to resolve trade dispute with one another। इसेंशियली मतलब क्या कि क्या है ये महत्व, ये बेसिकली क्या है कि WTO एक फॉरम है। फॉरम मतलब एक मंच दिया जा रहा है कि जहाँ पे जाके आप जो अलग अलग मेंबर कंट्रीज है, उनके जो सरकार है जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही है, उनके बीच अगर यहाँ पे ट्रेड डिस्प्यूट है, अगर व्यापार को लेके कोई झगड़ा है, तो आप WTO के पास जा सकते हो, WTO के सामने अपनी कंप्लेंट रख सकते हो और वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। एज ऑफ जून 16 2022 द WTO हैज 164 मेंबर्स। तो जून 16 तक WTO के कितने मेंबर्स है? 164 मेंबर्स यहाँ पे है। जिनेवा इज अ हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिक चीजें है, इसे जल्दी से कवर अप कर लेंगे ना। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा पे है। और जो द WTO टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, द मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड कॉमर्स मिनिस्टर्स मीट्स रफली एवरी 2 years। तो बोल रहे हैं कि WTO में जो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन कौन लेता है? मेंबर कंट्रीज ही लेंगे ना फ्रेंड्स। तो मेंबर कंट्रीज के जितने भी जो भी आदमी है, जो जैसे कि हमारे इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर है, वो रिप्रेजेंट करेंगे WTO में इंडिया को। तो ऐसे हर एक मेंबर कंट्रीज के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो गए, वो वहां पे कितने टाइम के बाद मिलते हैं? हर 2 साल में। हर 2 साल में ये लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, करंट सिचुएशन में बातचीत करते हैं, कौन कौन से बदलाव लाने चाहिए, कौन कौन से पॉजिटिव आउटकम से क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, इन सारी बातों में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सीन एज अ वॉचडॉग ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। वॉचडॉग मतलब क्या? एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसा आदमी जो सब पे नजर रखता हो, है ना। तो ये क्या करता है? ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर देश पे यहाँ पे अन्याय हो रहा है, या कोई एक ऐसा देश है जो अपनी खुद के मन से पॉलिसीज बना रहा है, जो WTO के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सभी जो मेंबर कंट्रीज है, उन पे नजर रखता है कि स्मूथली इंटरनेशनल व्यापार हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्मूथली हो रहा है या नहीं, फैसिलिटेटिंग द स्मूथ एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर एंड प्रोमोटिंग द मल्टीलैटरलिज्म। जिसकी वजह से क्या होता है कि स्मूथनेस बढ़ता है। स्मूथनेस मतलब क्या कि अच्छे से चल रहा है। ठीक है ना। आप भी जब ब्रांच में जाते हो, आपके मैनेजर होते हैं, अगर जिस दिन मान लीजिए 8 दिन मैनेजर नहीं होते तो बनते हैं, झगड़े होते हैं। ठीक है, ये एक नेचुरल थिंग है। अगर मान लीजिए वहां पे मैनेजर होता है तो झगड़े होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि वो एक वॉचडॉग है ना। तो ऐसा ही इंटरनेशनल लेवल पे होता है कि अगर वहां पे एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जिस आपका काम स्मूथ हो सकता है। जो चीजें है ना, मतलब क्या है, ट्रेड जो हम करते हैं, गुड्स यहाँ से वहां भेजते हैं, तो उनकी मूवमेंट भी रैपिड हो सकती है। मतलब आपको कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जा सकते हैं WTO के पास। The WTO's responsibilities as outlined in Article 3 of the WTO agreement are mainly 5। तो WTO की जो जिम्मेदारियां है वो कौन कौन सी है? तो 5 है। देखते हैं कौन कौन सी है। तो पहला है, द फर्स्ट फंक्शन इज टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ अग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स। तो बोल रहे हैं कि पहला फंक्शन क्या है इसका, कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके साथ साथ एडमिनिस्टर करना है, मतलब कि कंट्रोल करना है, चीजों को अच्छे से मैनेज करना है, एंड ऑपरेशन ऑफ द अग्रीमेंट्स, अलग अलग अग्रीमेंट्स बनानी है, ताकि जो मल्टीलैटरल मतलब अलग अलग देशों में जो ट्रेड अग्रीमेंट है वो स्मूथली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, मतलब सिंपल से मतलब क्या, ऐसे पॉलिसीज बनाएंगी, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी जिसका फायदा सभी देशों को हो, जिसकी वजह से सभी देशों का व्यापार करने के लिए उनको कोई दिक्कत ना हो। दूसरा आता है, द सेकेंड फंक्शन इज टू सर्व एज अ फोरम फॉर निगोसिएशन। निगोसिएशन हम सबको पता है कि निगोसिएशन हम लोग कब करते हैं? जब दो पार्टीज के बीच यहाँ पे मतभेद होते हैं, या दो पार्टीज के बीच में नहीं बनती है ज्यादा, तब हम क्या करते हैं? हम करते हैं निगोसिएशन। तो निगोसिएशन का मतलब क्या है? इससे यहाँ पे क्या बोलने की बात कर रहे हैं कि WTO को हम फोरम फॉर निगोसिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोरम फॉर निगोसिएशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये क्या करता है, ये हमें एक ऐसा प्लेस देता है जहाँ पे क्या करती है, जितनी भी मेंबर कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ वो यहाँ पे मिलती है, डिस्कस करती है, और जो भी ट्रेड रूल्स है और अग्रीमेंट्स है उनको यहाँ पे निगोशिएट करती है। मतलब कि हाँ, इंडिया जाके बोलेगी कि देखिए हम तो डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो हमें थोड़ा सा कंसेशन दे दीजिए, या जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी, या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम होगी, वो सारे मिलके यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, निगोसिएशन करेंगे, और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी वर्ड में अगर मैं बोलूँ निगोसिएशन, तो मान लीजिए यहाँ पे
तो हम लोग क्या कंट्री क्या चाहती है, बहुत सी कंट्री चाहती है कि उन पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी, जो प्रोडक्ट मान लीजिए इंडिया ने कोई प्रोडक्ट बना रखा है और वो यूएस को बेच रही है, तो यूएस ज्यादा वहां जो इम्पोर्ट ड्यूटी यूएस लगा रहा है, तो इंडिया निगोशिएशन में बोलेगी कि देखिए हमारे हमें इम्पोर्ट ड्यूटी आप लोग कम लगा दीजिए प्लीज। फिर आगे बोल सकती है कि जो ट्रेड बैरियर्स आप लोग लगा रहे हो उसको भी कम कर दीजिए, आप मार्केट एक्सेस हमारे लिए बढ़ा दीजिए, जो प्रोडक्शन हमने किया है आपकी मार्केट में उसको एक्सेस ज्यादा दे दीजिए, या और कोई भी ऐसी न्यू ट्रेड अग्रीमेंट बना दीजिए जो कि आपके लिए भी अच्छी हो और हमारे लिए भी अच्छी हो, ठीक है। तो ऐसे निगोशिएशन हम वहां पे कर सकते हैं। द थर्ड फंक्शन इज टू ओवरसी द मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर्स। तो ऐसा ऐसा मैकेनिज्म आपको देगी कि अगर किसी दो देशों के बीच यहाँ पे अगर झगड़े हैं, तो उस झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए भी आप वहां पे जा सकते हो। एक एग्जांपल मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देना चाहूंगी, ये निगोशिएशन में, ठीक है, कि निगोशिएशन में किस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए एक इंडिया है, इंडिया हमें पता है कि सर्विस एक्सपोर्ट पे बहुत आगे है, ठीक है, सॉफ्टवेयर बना के बेचता है। तो मान लीजिए इंडिया ने एक सा सॉफ्टवेयर बना रखा है और वो चाहती है कि ये सॉफ्टवेयर हम लोग यूएस में बेचे, तो उसने यूएस में बेचा, लेकिन यूएस में इसे क्या करा, यूएस ने यहाँ पे हाई तरीफ यहाँ पे लगा दिए, यानी कि हाई टैक्सेस लगा दिए। तो इंडिया वहां पे निगोशिएशन कर सकती है कि देखिए आप हमें इम्पोर्ट ड्यूटीज कम लगाइए, और जिसकी वजह से मतलब क्या कि लोअर तरीफ आप लोग हमें लगाइए, कि इस तरीके से निगोशिएशन आप वहां पे कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल एग्जाम है एक्चुअली। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका कि किसी दो कंट्रीज के बीच में मान लीजिए अगर झगड़ा है, तो इस झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए भी आप यहाँ पे डब्ल्यूटीओ के पास जा सकते हैं। तो झगड़ा किस बात से हो सकता है ना, झगड़ा किसी भी बात से हो सकता है। मान लीजिए मैंने एग्जांपल भी दिया था इससे पहले कि इंडिया ने एक कंपनी है जापान में, एक इलेक्ट्रिक सॉरी एनर्जी कंपनी है, तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी, उसने कुछ चीजें यहाँ पे इंपोर्ट कर रखी है, ठीक है, इंडिया ने या जापान से कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें है वो इंपोर्ट कर रखी है। तो जापान ने बोला था कि हम आपको अच्छी A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट देंगे, लेकिन वो अच्छे नहीं निकले, वो डैमेज प्रोडक्ट निकले। तो अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया जाएगा, अब इंडिया क्या करेगा ना, अब वो डैमेज पेमेंट तो उसने पूरी कर दी है, वो डैमेज प्रोडक्ट तो ले नहीं सकता है ना, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा डब्ल्यूटीओ के पास, देखिए हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय चाहिए, हमें हमारे पैसे वापस दीजिए, या तो जो जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट आपने बेचने की बात की थी वो उस क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो इस तरीके से डिस्प्यूट अगर हो जाती है तो आप डब्ल्यूटीओ के पास जा सकते हैं। द फोर्थ फंक्शन इज टू मॉनिटर द ट्रेड पॉलिसीज। मॉनिटर द ट्रेड पॉलिसीज मतलब क्या, ट्रेड पॉलिसीज, हर एक देश की अलग अलग ट्रेड पॉलिसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डब्ल्यूटीओ यहाँ पे ट्रेड पॉलिसीज बनाता है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो बनाता है, तो आपकी जो नेशनल पॉलिसीज है वो डब्ल्यूटीओ के इंटरनेशनल पॉलिसीज के साथ मिलाप खानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी मन से कुछ भी पॉलिसीज बना देंगे और डब्ल्यूटीओ के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हर एक मेंबर कंट्री यहाँ पे डब्ल्यूटीओ के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है नहीं, इसको भी देखने का काम डब्ल्यूटीओ यहाँ पे करता है। द फिफ्थ फंक्शन इज टू एंगेज विद द IMF एंड वर्ल्ड बैंक टू प्रमोट द ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी कोरस। और पांचवा काम है कि जो IMF हमने देखा और वर्ल्ड बैंक देखा, उन दोनों के साथ मिलकर यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाना है। अब फंक्शंस ऑफ द डब्ल्यूटीओ, ठीक है, आपको लगता होगा कि मैंने पहले भी इतने सारे काम डब्ल्यूटीओ के बता रखे हैं, तो ये फंक्शन क्या चीज है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या चीज है, ठीक है। एग्जाम्पल बेसिक से समझेंगे कि मान लीजिए आप जाते हो, आप केवाईसी काउंटर पे बैठते हो, एक सेकेंड, आप बैठते हो केवाईसी काउंटर पे या पासबुक प्रिंटिंग के काउंटर पे बैठते हो, आपका जो प्रिंटिंग मशीन है, ये प्रिंटिंग मशीन, ये मान लीजिए बंद हो गया, ठीक है। अब आपका काम क्या है, कोई बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रिपेयर करना आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको नहीं आता है। वो जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर उनको फोन करके बोलते हैं कि देखिए ऐसी प्रॉब्लम है, आप आइए और ये मशीन हमारी रिपेयर करके दीजिए। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए अगर आपको वो रिपेयर करना आता है, तो ये आपका फंक्शन हो गया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सामने अगर कस्टमर आता है और कस्टमर बोलता है कि मुझे नया पासबुक चाहिए, अगर मशीन बंद है, तो आप बोल सकते हो कि सर थोड़ी देर बाद हमारा इंजीनियर आएगा, जब हमारी मशीन ठीक हो जाएगी तो हम आपको नया पासबुक दे देंगे। तो ये आपकी, अगर पासबुक आपका अगर रनिंग है, पासबुक प्रिंटर जो मशीन है वो आपकी चल रही है, तो पासबुक देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर मशीन बंद है, ठीक है, लेकिन अगर मशीन बंद है तो उसको ठीक करा के आप पासबुक दे रहे हो, ये आपका फंक्शन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर बंद है मशीन, आपको नहीं आता है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है, ये आपका फंक्शन है, आप अपने मन से कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही डब्ल्यूटीओ के बारे में होता है। डब्ल्यूटीओ का फंक्शन मतलब क्या, जो काम डब्ल्यूटीओ करती है वो होता है फंक्शन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि कोई एक काम है
जो हर कोई चाहता है, डब्ल्यूटीओ से एक्सपेक्ट करता है, उससे उम्मीद रखता है कि ये काम डब्ल्यूटीओ को करना चाहिए। यानी कि जब सामने कस्टमर आता है तो उसे एक्सपेक्टेशन है कि मुझे पासबुक मिलना चाहिए, लेकिन अगर मशीन बंद है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है। यही यहाँ पे मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि ये आप सबको आपसे वो काम करने की उम्मीद है। फंक्शन यानी कि आप कर रहे हो। जैसे कि फंक्शन बोले तो जैसे कि डब्ल्यूटीओ के एक्टिविटीज और ड्यूटीज हो गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ऑब्लिगेशन, जो मेंबर कंट्रीज है, जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है, उसकी तरफ डब्ल्यूटीओ के जो ऑब्लिगेशन है उसे बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल अगर समझना चाहिए फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको एक मंच प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये मंच प्रोवाइड करता है, ट्रेड निगोशिएशन में आपको मदद करता है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात यहाँ पे करें डब्ल्यूटीओ के बारे में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या कि जितने भी मेंबर है वो फेयरली ट्रेड रूल्स को फॉलो कर रहे हैं नहीं, ये इंश्योर करने, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डब्ल्यूटीओ की। ये माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर फंक्शंस ऑफ द डब्ल्यूटीओ, तो चार कौन से फंक्शंस है। एडमिनिस्ट्रेटिंग द डब्ल्यूटीओ ट्रेड अग्रीमेंट, तो जो अग्रीमेंट है ट्रेड सिस्टम में, मतलब कि जिस तरीके से अलग अलग अग्रीमेंट्स बनते हैं तो उनको एडमिनिस्टर करना, उनको कंट्रोल करना, उनका रिव्यू करना। प्रोवाइडिंग फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, तो किस तरीके से ट्रेड नेगोशिएशन के लिए फोरम प्रोवाइड करता है हमने देखा है। हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, तो अगर किसी देशों के बीच यहाँ पे ट्रेड को लेके अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे डब्ल्यूटीओ के पास जाके आप सोल्यूशन मांग सकते हैं। मॉनिटरिंग द नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, एक्चुअली फ्रेंड्स वही है, ठीक है। देखिए वहां पे हमने ये भी देखा था ना, एडमिनिस्ट्रेटिंग द डब्ल्यूटीओ ट्रेड अग्रीमेंट्स, ठीक है, आपको आसान याद रखने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी कि ये ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा कुछ इसमें रिपीटेटिव है ये, ठीक। फिर मॉनिटरिंग द नेशनल ट्रेड पॉलिसीज की, जो नेशनल मतलब कि मेंबर कंट्रीज की जो अपने अपने देश में पॉलिसीज है, क्या वो डब्ल्यूटीओ के रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, इसको भी मॉनिटर करता है। मतलब क्या कि देखिए एक एक एग्जांपल लेंगे हम कि नेशनल ट्रेड पॉलिसीज क्या कैसे होते हैं। मान लीजिए इंडिया में, ये इंडिया है हमारा, और इंडिया में ये यूएस की कंपनी है, कंपनी ए है। तो कंपनी ए ने क्या किया है, कंपनी ए चाहती है कि इंडिया में सब्सिडरी खोले, ठीक है, वो आई यहाँ पे, उन्होंने उसने ऐसी कंपनी बनाई, सब्सिडरी यहाँ पे खोल रखी। लेकिन इंडिया ने उस पर एक कंडीशन लगा दी। इंडिया क्या बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हो, आपको 50% रॉ मटेरियल हमारी लोकल कंपनी से यहाँ पे खरीदना होगा। तो ये क्या होगा, ये तो ट्रेड अग्रीमेंट के खिलाफ हो गया है ना, कि आप उन पे जबरदस्ती कर रहे हो कि आपको ये प्रोडक्ट हमसे खरीदने पड़ेंगे। एक तो पहली पहली चीज क्या है, यूएस तो डेवलप्ड कंट्री से है ना, उसे क्या जरूरत है कि आप इंडिया में आके, इंडिया से अगर रॉ मटेरियल खरीदना है तो इंडिया में अपनी कंपनी क्यों लगाएगी, वो तो सीधा फाइनल प्रोडक्ट इंडिया से खरीदेगी ना। तो इस तरीके से ये जो रूल्स है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है। तो इस तरीके से आप अपनी नेशनल ट्रेड पॉलिसीज नहीं बना सकते हो। फिर टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ये तो हर कोई देता है कि अगर आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए या आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए पर्टिकुलर फील्ड में, तो आपको वो भी डब्ल्यूटीओ की तरफ से मिल जाएगा। और छठवें नंबर पे आता है कोऑपरेशन विद द अदर, कि जितने भी बाकी के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूटीओ या सॉरी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, उनके साथ इनका कोऑर्डिनेशन होता है। India has been a member of the World Trade Organization since January 1995 and has also been a member of the WTO's predecessor, the General Agreement on Tariffs and Trade। देखिए फ्रेंड्स, अब ये लाइन हमने बहुत बार पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया है, प्रीडिसेसर। तो एग्जाम में ऐसे हट के कुछ क्वेश्चन आ जाता है ना, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन क्या बनता है ये देखने की कोशिश करेंगे तो आपसे बोल देंगे कि प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर यानी जो पुराना है, जो पहला है, और सक्सेसर यानी कि जो आगे आने वाला है। तो यहाँ पे पहला कौन अवेलेबल था, पहला था गैट, जो 1948 से लेके 1994 तक इसने काम किया था। तब 1995 में जाके डब्ल्यूटीओ आया था। मतलब यहाँ पे अगर सक्सेसर दे देंगे आपको तो ये लाइन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिए प्लीज। तो यही बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो डब्ल्यूटीओ का फाउंडिंग मेंबर है 1995 से, और उसके साथ साथ जो उसका प्रीवियस जो प्रीडिसेसर था गैट, उसका भी फाउंडिंग मेंबर था। एज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया हैज प्लेड an important role in WTO proceedings, especially in expressing its own concerns as well as those of the entire developing world।
तो डब्ल्यूटीओ के लिए इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इंडिया क्या करता है, जो उसके प्रॉब्लम्स है, जो उसके कंसर्न है, उसको भी डब्ल्यूटीओ के सामने रखता है। उसके साथ साथ जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, यानी कि बाकी के जो डेवलपिंग नेशन है, जैसे कि पाकिस्तान है, जैसे कि बांग्लादेश है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे देश है, नेपाल है, उन सारे देशों की जो प्रॉब्लम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेके, उनको भी डब्ल्यूटीओ के सामने रिप्रेजेंट करता है। इंडिया हैज कंसिस्टेंटली एडवोकेटेड फॉर अ मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम एंड एन इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म एट द डब्ल्यूटीओ। तो इंडिया ने हमेशा एक एडवोकेटेड मतलब एक वकीली की रखी है कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों को, देशों को अगर कोई दिक्कत है, अगर वो चाहती है कि एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम बने, एक इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बने, तो उस उनकी ये जो डिमांड है वो डब्ल्यूटीओ के सामने रखने का काम कौन करता है, वो करता है हमारा इंडिया। ठीक है, इंडिया हैज स्ट्रेस्ड द नीड फॉर स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट रूल्स फॉर अ ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ इमर्जिंग नेशंस इनटू द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। तो इंडिया इंडिया ने क्या कर रखा है, इंडिया ने ये इस बात पे जोर दे रखा है कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। यहाँ पे स्पेशल और डिफरेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि वो चाहती है कि और ज्यादा वो इंटीग्रेट हो सके, जो इमर्जिंग नेशन है और जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें इंडिया का रोल और ज्यादा स्ट्रांग बने। तो कौन कौन से मतलब क्या है ना, इंडिया हमारा डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है कि इंडिया चाहती है कि उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। तो किस किस फॉर्म में ट्रीटमेंट मांग रही है इंडिया? तो इंडिया बोल रही है कि उनके जो, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, इंडिया के जो फार्मर लोग हैं ना, जो ज्यादातर वो चाहते हैं कि जो फार्मर लोग है या जो फूड सिक्योरिटी है उसके उसके रिगार्डिंग वो उनकी डिमांड है। वो चाहते हैं कि जो फार्मर को हम लोग सब्सिडीज दे रहे हैं या जो एमएसपी यहाँ पे दे रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस, उनमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिले। फूड सिक्योरिटी यानी कि हमारे देश में या हमारे जो डेवलपिंग हमारे दोस्त है जो बाकी देश है, उनमें कोई भूखा ना रहे। फिर उसके साथ साथ वो चाहती है कि स्टॉक होल्डिंग भी हो, है ना, फूड की जो स्टॉक होल्डिंग होती है उसमें भी हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। उसके साथ साथ जो डब्ल्यूटीओ के अग्रीमेंट्स होते हैं कि हर एक देश को वो बोलती है कि आपको इस अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, तो जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है वो डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में हमें थोड़ा ज्यादा मिले। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है ना, डेवलप कंट्रीज में ऑलरेडी जो हेल्थ, एजुकेशन, ये सेक्टर्स पहले से डेवलप्ड है। तो उनको अग्रीमेंट बनी है डब्ल्यूटीओ के तहत, तो उसे इम्प्लीमेंट करने में उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे भी नहीं लगाने पड़ते हैं और टाइम भी नहीं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, उनको डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देना होता है कि वो पूरे पैसे 100% रिसोर्सेस और 100% टाइम जो है वो इस इनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में नहीं लगा सकते, क्योंकि उनको बाकी भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिन पे ध्यान देना होता है। तो वही बोल रहे हैं इंडिया कि हमें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम लोग डेवलपिंग नेशन से, ठीक है, इमर्जिंग ग्लोबल, दीज रेगुलेशंस आर इंपॉर्टेंट टू डब्ल्यूटीओ एंड मस्ट बी मेंटेन। तो ये रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट डब्ल्यूटीओ के लिए और वो इनसे मेंटेन भी करती है। द न्यूमेरस accords signed as a part of the WTO had several implications for the Indian economy। तो इंडियन इकोनॉमी के तहत, सॉरी, तो ऐसे बहुत सारे इंडियन इकोनॉमी को अगर हम लोग कंसिडर करें, तो डब्ल्यूटीओ ने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अकॉर्ड्स बनाए हैं, अग्रीमेंट्स बनाए हैं, तो उसको हम वन बाय वन यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा रिडक्शन ऑफ द तरीफ। तो तरीफ क्या होता है, हमने चैप्टर नंबर 6 में बहुत अच्छे से देखा है कि तरीफ यानी क्या होता है कि एक इम्पोर्ट ड्यूटीज, ठीक है, टैक्स, सीधा आप पे टैक्स लगा जाता है, सीधा टैक्स लगा जाता है। हमने यूएस से चीजें यहाँ पे खरीदी है, तो यूएस को जो सामान है, जैसे ही हमारे देश की बाउंड्री के अंदर एंट्री करेगा वो सामान, तब वहां पे हम उन पे टैक्स लगा देंगे। 20% टैक्स लगाएंगे या 10% टैक्स लगाएंगे, कुछ भी टैक्स लगे। मान लीजिए उस पर्टिकुलर एक एक चीज की कीमत अगर 100 रुपए है, 100 रुपए है, तो उसमें 20% टैक्स, यानी कि उसकी सीधा कीमत कस्टमर को कितना देना पड़ेगा, 120 रुपए। यानी कि चीजों पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे टैक्स लगा देते हैं तरीफ में। नॉन तरीफ मतलब क्या? नॉन तरीफ मतलब हम यहाँ पे डायरेक्टली टैक्स नहीं लगाते, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इम्पोर्ट कोटास लगा देते हैं। यानी कि हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि हम इतनी चीजें, हम लोग 1000 प्रोडक्ट्स ही यूएस से खरीदेंगे, उससे आगे नहीं खरीदेंगे। या तो हम लोग बोलेंगे कि आपके जो प्रोडक्ट है वो अच्छे नहीं है, है ना, टेक्निकल स्टैंडर्ड को स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बना देंगे, रेगुलेशंस बना देंगे, इंपोर्ट बैन लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग वहाँ पे नॉन टैरिफ मेजर जो है वो अपनाएंगे, ताकि हमारी घरेलू जो कंपनीज है उनके प्रोडक्ट भी यहाँ पे बिक सके। ये मैंने इन डिटेल में चैप्टर नंबर 6 में बता रखा है फ्रेंड्स। फिर आता है आपका ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स। तो ट्रिम्स का मतलब क्या होता है कि, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। तो यहाँ पे क्या होता है ना फ्रेंड्स,
आपके जो इन्वेस्टमेंट आपने बना रखी है, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ ये एक्चुअली ये भी डब्ल्यूटीओ का एक अग्रीमेंट है। तो इसके तहत डब्ल्यूटीओ क्या करता है, ये इंश्योर करने की कोशिश करता है कि कंट्री ने जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बना रखी है वो अनफेयर ना हो, ठीक है। इसका एग्जांपल भी मैंने बोल रखा था कि जो लोकल कंपनी में ना इंडिया बोलेगी कि आपको 50% जो है रॉ मटेरियल हमारे देश से खरीदना पड़ेगा, तो ये गलत पॉलिसी है ना फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा, ये इस डब्ल्यूटीओ के अग्रीमेंट के खिलाफ हो गया। तो ऐसी पॉलिसीज ना बने इसके लिए मेजरमेंट बनाए रखे हैं इस ट्रिम्स पॉलिसी में, ठीक है। फिर एक्चुअली ये जो मेजर है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ना, ट्रिम्स को लाने का। इस ट्रिम्स को लाने का ऑब्जेक्टिव था कि फ्री और फेयर ट्रेड बने, जो इन्वेस्टमेंट मेजर है, जो जो डिस्टॉर्ट है, जो अच्छे नहीं है, उनको रिमूव करना है। सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, जो इम्पोर्टेड गुड्स है और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, इन दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना गया है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो सबसे पहले समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये आपको एक लीगल राइट दिया जाता है कि किसी पर्सन को दिया जाएगा या किसी कंपनी को दिया जाएगा, कि किसके लिए दिया जाएगा, ओवर देयर क्रिएशन ऑफ द माइंड। मतलब कि आपके दिमाग में एक आइडिया आई कि आपने उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया, ठीक है। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपने एक पेटेंट बनाया, आपने कुछ भी बनाया हो, बुक बनाया, लोगो बनाया, कुछ भी बनाया, तो उसको वो आइडिया पहले आपके दिमाग में आया, ठीक है। तो उसको बेच के उसको कंट्रोल करने का, तो इस लॉ के तहत, एक सेकेंड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत ये एक लॉ है, इसके तहत आपको ये अधिकार मिल जाता है कि जो चीज आपने बना रखी है, जो आइडिया आपके दिमाग में आया है, उसे आप खुद कंट्रोल करेंगे, उसका यूज भी आप खुद कंट्रोल करेंगे, और उससे जो आपको बेनिफिट मिलता है, जो अर्निंग होती है, जो पैसे आप कमाते हो, उसको भी, वो भी सिर्फ आपका है, ठीक है। और कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता है जब तक कि आप उसे परमिशन ना दे दे। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब उस वही जो मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया वही यहाँ पे लागू होता है कि कोई एक देश का अगर प्रोडक्ट है, मतलब कि कोई पेटेंट है या कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन है या कोई जियोग्राफिकल इंडिकेशन से, ट्रेड सीक्रेट से, तो वो यहाँ पे कोई दूसरा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है। एग्जाम्पल बेसिस से समझेंगे कि इंडिया की कंपनी है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है। उसने एक पेटेंट अपनाया है, उसने खुद का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे एक मेडिसिन बनाई है जो इंडिया में है। तो किसी दूसरे देश की कंपनी इस फॉर्मूले को यूज करके सेम मेडिसिन नहीं बना सकती है, जब तक कि इंडियन कंपनी उसे परमिशन ना दे दे। कुछ एक्सेप्शनल केस में लोग बना सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि कोविड में वैक्सीन बनाने का जो पेटेंट था, वैक्सीन बनाने का पेटेंट के लिए यहाँ पे इंटेलेक्चुअल राइट्स को हटाया गया था। मतलब कि अब कोई भी देश अपने देश में वैक्सीन बना सकता है, ठीक है। अग्रीमेंट ऑन, फिर आगे आता है आपका अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर मतलब वही कि जो फार्मर का प्रोडक्ट्स है हमारे, जो फार्मर लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उनको इंटरनेशनल मार्केट में एक फेयर ट्रीटमेंट मिले, उनको ज्यादा से ज्यादा हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बिके इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसके लिए यहाँ पे मेजर्स लिए गए थे। एग्रीकल्चर अग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फिटोसैनिटरी मेजर्स। तो सैनिटरी मतलब क्या होता है, सैनिटरी मतलब मैंने यहाँ पे मीनिंग भी लिखा है, जो हम जैसे लोग हैं, ह्यूमन है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो मेजर्स होते हैं उसे बोलते हैं हम सैनिटरी। और फिटोसैनिटरी मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे मेजर्स लिए जाते हैं। ठीक है। तो सैनिटरी में एक बात बता दो, कुछ बेसिक वैसे है नहीं बताने जैसा, लेकिन सैनिटरी में क्या होता है ना कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, इनके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है कि कंट्रीज पे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं करेंगे जो डिसीजेस को बढ़ावा देता है, जो पेस्ट को बढ़ावा देगा, जो आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको बढ़ावा देगा। जब तक आप ये रिस्ट्रिक्शन तब तक लगाए जाते हैं जब तक कि आपके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस ना हो, है ना। मतलब कि आप ऐसी चीजों पे यहाँ पे बैन लगाते हो जो ये साइंटिफिकली प्रूव करती है कि इन चीजों की वजह से ह्यूमन को, एनिमल की जान को यहाँ पे खतरा, उनकी हेल्थ को यहाँ पे खतरा हो सकता है। फिर फिटोसैनिटरी जो ह्यूमन और एनिमल के लिए, वही जो प्लांट और पौधे हैं उनके लिए यहाँ पे फिटोसैनिटरी एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे। फिर आता है आपका मल्टी फाइबर अग्रीमेंट। तो मल्टी फाइबर अग्रीमेंट मतलब क्या होता है, ये भी एक डब्ल्यूटीओ के तहत अग्रीमेंट ही है।
तो इसके तहत डब्ल्यूटीओ ये गवर्न करने की कोशिश करती है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, उनके लिए यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे। तो इसमें जनरली क्या हुआ था ना कि डब्ल्यूटीओ ने जो डेवलप्ड कंट्रीज है यानी कि जापान, यूएस जैसे लोग हो गए, तो उनको यहाँ पे ये परमिशन दे दी गई थी कि आप लोग इम्पोर्ट कोटाज यहाँ पे लगा सकते हो, कि आप लोग यानी कि आप लोग जो चीजें, जो कपड़े दूसरे देशों से यहाँ पे मंगा रहे हो उन पे आप लोग ज्यादा टैक्सेस लगा सकते हो, ताकि डेवलप्ड कंट्रीज की जो घरेलू कंपनीज है वो यहाँ पे बच सके। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे इतना सारा बात किया फ्रेंड्स, वो आपको लगता होगा कि ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये आप ये देखिए मैंने इनके लॉन्ग फॉर्म भी एग्जाम में आपसे कुछ नहीं, एग्जाम में आपसे बस लॉन्ग फॉर्म पूछेंगे फ्रेंड्स। लेकिन डब्ल्यूटीओ एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक मैं इन डिटेल में नहीं बताऊंगी ना, अब मैंने इतना पूरा आपको बताया कि आपको ये भी पता चले कि कौन कौन सा एरिया डब्ल्यूटीओ कवर करता है। ठीक है, तो जब आपको प्रैक्टिकल आपको एज इट इज लाइन नहीं पूछेंगे, लाइन कुछ हटके पूछेंगे, तो आपको आंसर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा एग्जाम में, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया को कंसिडर करके, है ना, मतलब कि इंडिया के बारे में इनमें से कौन सा ऐसा अकॉर्ड है या अग्रीमेंट है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। तो आपको ऑप्शन दे देंगे कि ट्रिम से, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर से, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, फिर बोलेंगे कि सैनिटरी एंड फिटो सैनिटरी मेजर से, मल्टी फाइबर अग्रीमेंट है, और पांचवा कुछ और दे देंगे या यही दे देंगे कि अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, और इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, फिर बोलेंगे 1 और 2 है, ऑल ऑफ द अबव है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये लॉन्ग फॉर्म भी याद रखनी है। ओके फ्रेंड्स, अब बोल रहे हैं इंडिया इमर्ज एज द मोस्ट आउटस्पोकन प्रोपोनेंट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, तो मतलब वही कि डेवलपिंग कंट्रीज के जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको रिप्रेजेंट करता है हमारा इंडिया। एट दी 2001 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेशन इन दोहा, तो 2001 में जो मीटिंग हुई थी, जो सेशन हुआ था दोहा में, तो उसमें इंडिया ने डेवलपिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया था। The summit was declared as a success after 142 nation delegates agreed to a new round of trade negotiations, मतलब कि वो सुमित जो है वो काफी, मतलब जो मीटिंग थी वो काफी हद तक सक्सेसफुल रही, क्योंकि बहुत जितने भी मेंबर देश वहां पे मौजूद थे, कितने थे, 142 नेशंस थे, तो उन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया था कि जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे, एनवायरमेंट, कंपटीशन और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है कि कौन डब्ल्यूटीओ के तहत कितनी मीटिंग हुई थी और कहाँ कहाँ पे हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बार बार होती रहती है और चेंज होते रहते हैं, तो इसे मैं यहाँ पे कवर अप नहीं करूंगी। अगर किसी को देखना है तो एक बार आप इसे वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो एक बार क्विक से रिवाइज कर लेंगे कि डब्ल्यूटीओ होता क्या है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना करने की बात कब की गई थी, जब पहला महायुद्ध हुआ था या जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तब यहाँ पे एक जरूरत महसूस हुई थी कि कोई स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को कंट्रोल कर सके। तब जाके जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड आ गया था 1947 में। तो उसके 8 राउंड हो गए थे, फिर 8वें राउंड में हमने डब्ल्यूटीओ की स्थापना की थी। तो डब्ल्यूटीओ 8वें राउंड में यहाँ पे आया था, वो शुरू कहाँ पे हुआ था, यूग्राई में हुआ था और जिनीवा में फिनिश हुआ था। तो इसे क्या बोलते हैं, यूग्राई राउंड बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है जिनीवा में, जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो हर 2 साल में यहाँ पे मिलती है। तो इसे इंटरनेशनल ट्रेड का वॉचडॉग भी कहते हैं। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी है, 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो यहाँ पे रिपीट है। यही पे हम लोग देख लेंगे कि वो क्या काम करती है। वो करती है कि ट्रेड अग्रीमेंट को एडमिनिस्टर करती है, एक ट्रेड निगोशिएशन के लिए आपको एक मंच प्रोवाइड करती है, ट्रेड डिस्प्यूट को जो भी झगड़े है उसे मैनेज करती है, नेशनल ट्रेड पॉलिसीज को देखती है, टेक्निकल असिस्टेंस देती है, या आपका ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी यहाँ पे देने का काम करती है। तो इंडिया जो है वो डब्ल्यूटीओ का भी मेंबर है और जीए डबल टी का भी मेंबर है। तो यहाँ पे कुछ हमने अग्रीमेंट्स देखे थे, तो ये नाम आप लोग, ये लॉन्ग फॉर्म आप लोग याद रखेंगे कि तरीफ, नॉन तरीफ, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, अग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फिटो सैनिटरी मेजर्स। ठीक है, मल्टी फाइबर अग्रीमेंट, ये सारे लॉन्ग फॉर्म याद रखने हैं फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, टेबल है, अगर किसी को देखना है तो वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।